22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 2:30 बजे 5 आतंकवादी इंडियन आर्मी का ड्रेस पहनकर पहलगांव के वाइसारन घाटी में घुसते हैं। इन सब के हाथों में एडवांस वेपन थे, जैसे कि M4 कार्बाइन और AK-47। वो पहले वहां घूमने आए टूरिस्ट के पास जाते हैं और एक एक करके उन सब का नाम पूछते हैं, फिर उनका धर्म पूछते हैं और फिर उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं। आमतौर पे किसी भी हिंदू को कलमा क्या होता है ये तक पता नहीं होता, और इसे याद रखना तो दूर की बात है। और उस समय जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, इन आतंकवादियों ने उन सबको खत्म कर दिया। 26 लोगों में से एक इजराइल और एक इटली के भी टूरिस्ट थे। उस समय असम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य भी वहां मौजूद थे, जिनको कलमा आता था, और वो आतंकवादियों के सामने कलमा पढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं। इस आतंकवादी घटना के बाद सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर इस्लाम में कलमा क्या है। कलमा का मतलब होता है घोषणा करना, ये बताना कि इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है। 22 अप्रैल ये वो दिन था जब 26 निर्दोष टूरिस्ट अपने घर परिवार से दूर खुशियां मनाने आए थे, लेकिन जो खुशियां उनके साथ आई थी वो जल्दी ही ताबूतों में बदल गई। इनमें से ये एक फैमिली है जो अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स आने की खुशी में कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन आतंकवादियों ने इन्हें भी ख़त्म कर दिया। और जब इनकी वाइफ ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी ख़त्म कर दो, तो उन लोगों ने इन्हें कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, ताकि तुम जाकर अपने गवर्नमेंट को सब बातें बता सको कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। ऐसा करने से कश्मीर के मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे अनुसार तो कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के लोगों ने ऐसा नहीं करवाया होगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा प्लान्ड अटैक लोकल लोगों के मदद के बिना किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 से 2023 में कश्मीर गए टूरिस्ट की संख्या 22 लाख से 25 लाख थी, और पिछले साल 2024 में ये नंबर 2.5 करोड़ हो गया था। करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था, और कश्मीर के लोगों के लिए ये टूरिज्म सबसे बड़ा इनकम का जरिया बन गया है। कश्मीर के लोगों को उम्मीद था कि इस साल भी टूरिस्ट पिछले साल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस साल गर्मी अप्रैल में ही शुरू हो गई है। ज़्यादा गर्मी होने के कारण अक्सर लोग ठंडे जगहों पर घूमने जाना पसंद करते हैं। कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने से वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि जिससे उनका रोजी रोटी चल रहा है वो बंद हो जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंसान इलीगल तरीके से पाकिस्तान से लोगों को इंडिया में लाया करता था, वो सब आज गायब हो चुके हैं, क्योंकि उन सबको अपने ही देश में रोजगार मिल चुका है। ऐसे लोग जो पहले महीने के 10,000 बॉर्डर क्रॉस करवाकर कमाते थे, वो आज सभी सिर्फ टूरिज्म से 50 से 60,000 महीने के कमा रहे हैं। वहाँ का हाल ऐसा है कि वहाँ जितने भी होटल हैं वो सभी भर जाते हैं, एक भी होटल खाली नहीं रहता है, जिस कारण से वहाँ के हर घर के लोगों ने अपने घर का 1 से 2 कमरे को टूरिस्ट के लिए होटल बना दिया है। और जिस चीज़ से पूरे स्टेट की इनकम चल रही है, कोई नहीं चाहेगा कि अपनी पेट पे लात मारे। अब इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है? कश्मीरी मुसलमानों को तो दिक्कत नहीं हो सकता, या हो सकता है कि कुछ लोग किसी के बहकावे में आ गए हों। ये भी हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है। पिछले 2-3 दिनों से पहलगाम का ये हाल है कि जिस पहलगाम को पहले इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, वो घोस्ट सिटी जैसा बन गया है। पूरे शहर में कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये हमला इतनी तैयारी के साथ किया गया था कि इसे कोई रैंडम इंसान नहीं कर सकता है। इनमें से एक आतंकवादी ने अपने बॉडी पे बॉडी कैमरा पहना हुआ था, जो इस पूरे हमले का लाइव टेलीकास्ट ऑन द स्पॉट कर रहा था। ये लोग इतने कोल्ड ब्लडेड थे कि बस धर्म पूछकर मार रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग वेल ट्रेंड थे। और इतनी बड़ी ट्रेनिंग सिर्फ एक ही लोग दे सकते हैं, वो है पाकिस्तान आर्मी। यानी कश्मीरी लोगों के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है। वहाँ का सिचुएशन इतना ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान अब दुनिया भर से मदद की भीख मांग रहा है, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। आटा अब 600 रुपये किलो हो गया है, और लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब कोई देश इतनी परेशानी में होता है, तो वहाँ के सरकार के ऊपर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध होने की संभावना बनी रहती है, जिससे बचने के लिए अक्सर वहाँ की सरकार आमतौर पर कोशिश करती है कि लोगों का ध्यान किसी दूसरी तरफ भटका दिया जाए। जैसे अगर चुनाव होने वाले हो, तो देश में बॉर्डर पे कुछ हमला करा दिया जाता है, जिससे लोग इमोशनली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और चुनाव में सरकार को फ़ायदा मिल जाता है। पाकिस्तान का अभी का सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ की सरकार में चुनाव हो या ना हो, लेकिन इस वक्त जनता का ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार युद्ध के माहौल को हवा दे रही है, ताकि वो अपनी अंदरूनी समस्याओं से लोगों का ध्यान हटा सके और किसी तरह से राजनीतिक फ़ायदा उठा सके। इस समय पाकिस्तान की सरकारें क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान में चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाना ज़रूरी है। इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं।
ये एक पुरानी खतरनाक राजनीति है जिसका इस्तेमाल कई देशों ने किया है। पाकिस्तान में अब यही खेल चल रहा है। ये पहली बार नहीं है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा और अब 2025 का पहलगाम। ये कोई जल्दबाजी में किया गया हमला नहीं था, ये एक सोची समझी नरसंहार था। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये सिर्फ गोलियों से किया गया हमला नहीं है। ये हमारी आस्था, हमारी सभ्यता, हमारे देश के दिल पर किया गया एक प्री प्लान्ड हमला था। क्योंकि आतंकवादियों को इंडिया से नहीं, कश्मीरी लोगों की तरक्की से डर लगता है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं कि वहाँ की लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, वहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर घाटी खुशहाल हो गई तो नफ़रत की खेती कौन करेगा। एक इंसान है जो इन सब से बहुत परेशान है। उसका नाम है असीम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। हमले से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू हमसे पूरी तरह अलग है। हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा सब अलग है और हम कभी भी एक नहीं हो सकते। उनका यह बयान खुद में एक इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. इन सबसे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की सरकार को ये समझ में आ गया है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तो सेना का महत्व रहेगा, लेकिन अगर युद्ध नहीं होता है तो सेना का महत्व घट जाएगा और इस सबसे सरकार की ताकत भी कम हो जाएगी। इस बयान से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने राजनीतिक फायदे के लिए युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहता है ताकि सेना की अहमियत बनी रहे। इसलिए उन्होंने वही किया जो हर बार करते हैं। इन लोगों ने डर फैलाया और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना जो टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, पहलगाम। वहाँ हमला करके इन्होंने ये दिखाना चाहा कि देखो, कश्मीर में आज भी डर है। क्योंकि अगर टूरिस्ट डर के मारे यहाँ नहीं आएंगे तो होटल खाली रहेंगे, दुकानदार भूखे रहेंगे और घाटी की आर्थिक कमर टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने उस खुले मैदान में गोलियों की बारिश कर दी। सिर्फ 5 मिनट में 70 गोलियाँ चलाई गई और एक एक करके 28 लोग गिरते चले गए। कुछ को तो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उनके कपड़े हिंदू जैसे थे, कुछ को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो औरतें थीं, लेकिन आदमियों को नहीं छोड़ा। कश्मीर में अब पाकिस्तान के लिए लोगों का समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। धर्म के नाम पर राज्य बनाने की बातें अब लोगों ने मानने से मना कर दिया है। इसके बावजूद कश्मीर के मुसलमानों ने इस घटना के बाद कई जगह इस हमले का विरोध किया है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी विरोध किया। जिन पार्टियों को लोग भारत में प्रो मुसलमान और एंटी हिंदू मानते थे, जैसे ओवैसी साहब की पार्टी, उन्होंने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है और कहा है कि हम देश के साथ हैं। इस समय भारत के हर मुसलमान संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि वे देश के साथ हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनके इरादे पर शक किया जाए। अगर इतनी बड़ी एकजुटता के बावजूद हम आपस में नफरत बढ़ाते हैं तो इस सब का मतलब है कि हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उन आतंकवादियों की साजिश यही है कि ऐसी कुछ घटनाएं कराई जाएं जिससे कश्मीर में फिर से हिंदू मुसलमान का तनाव बढ़ जाए, जिससे कश्मीरी लोगों की जो तरक्की हुई है और कश्मीरी लोग जो दिल से खुद को हिंदुस्तान का हिस्सा मानने लगे हैं, वो सब खत्म हो जाए। आज अगर हमने कश्मीर का बाइकआउट कर दिया, टूरिज्म खत्म कर दिया, तो ये आतंकवादियों की जीत होगी। कश्मीर का टूरिज्म बंद करना, इसका मतलब हुआ कि हम उनके झांसे में आ गए। हमने वही किया जो वो चाहते थे। ये हमें नहीं करना चाहिए। उनका दूसरा टारगेट है कि भारत के मुसलमानों में असुरक्षा का माहौल बने ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच डर और नफरत बढ़े। लेकिन हमारे देश ने सही कदम उठाया है और 3-4 दिन बाद भी अभी तक हिंदू मुसलमान के बीच पूरे देश में किसी तरह का भी दंगा नहीं हुआ है। भारत के हिंदू समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार के लोगों से नहीं है बल्कि बाहरी लोगों से है। इसलिए देश के अंदर अभी हमें सोच समझकर हर एक कदम उठाना चाहिए। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगांव की वायसारन घाटी में आतंकियों ने हमला किया था, तब वहां एक आम इंसान मौजूद था, सैयद आदिल हुसैन शाह, एक लोकल पोनी ऑपरेटर यानी घोड़ा चलाने वाला। इसने जब गोलियों की आवाज़ें सुनी तो इसने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। आदिल भागे नहीं, वो रुके। उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी ने राइफल तानी हुई है।
आदिल ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने उस आतंकवादी से राइफल छीनने की कोशिश की ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके, लेकिन इस कोशिश में आतंकवादियों ने उसे भी खत्म कर दिया और आदिल वहीं शहीद हो गया। वो आदमी मुसलमान था लेकिन भारत के साथ खड़ा था। उसकी मौत ये बताती है कि ये जंग धर्म की नहीं है, वफादारी की है। हमले के बाद ये सभी आतंकवादी पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरफ भाग गए। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरा जंगल खंगाल डाला। उन सभी आतंकवादियों में से कुछ लोगों के द्वारा 3 लोगों का स्केच तैयार कराया गया है। कुछ वीडियोस भी मिले हैं जिसमें यह क्लियरली दिख रहा है कि आतंकवादी अपने बॉडी पे बॉडी कैमरा लगाए हुए हैं और वो हमले की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मतलब पूरी तरह से साफ है, यह हमला सिर्फ मारने के लिए नहीं था, यह हमला दिखाने के लिए था, पूरी दुनिया को डराने के लिए था, भारत को चेतावनी देने के लिए था। अब सवाल उठता है, यह हमला कराया किसने? जवाब है पाकिस्तान। हमेशा की तरह एक बार फिर से उसकी धरती से निकले आतंकवादी जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अब एक नया चेहरा लेकिन वही पुरानी नफरत, कश्मीर रेजिस्टेंस। ये कोई बेकसूर लोग नहीं है, इनके पास हथियार है, ट्रेनिंग है, फंडिंग है और इन सब के पीछे है पाकिस्तान का आईएसआई, उनकी सेना, उसकी सरकार। जब हम शांति की बात करते हैं वो साजिश करते हैं, जब हम खेल के लिए हाथ बढ़ाते हैं वो गोली चलाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शांति दिखानी है, क्योंकि दुनिया में हमें इमेज बचानी है। अभी आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि युद्ध होना ही चाहिए। माहौल भी वैसा ही बन चुका है जैसे बस एक चिंगारी बाकी हो। लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध के रखनी चाहिए कि अगर युद्ध हुआ तो उसका असली फायदा किसको होगा। युद्ध कभी भी उत्साह या गुस्से में नहीं करना चाहिए। युद्ध केवल तब करना चाहिए जब कोई रास्ता ना बचे। जब तक युद्ध टाला जा सकता है उसे टालना चाहिए। जब टालना असंभव हो जाए तब युद्ध करना चाहिए और फिर पूरी तैयारी के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन आखिर इस हमले के पीछे का कारण क्या है? अब थोड़ा इसे समझते हैं। मैं आपको एक एक करके वो सभी 6 पॉसिबल रीज़न बताता हूँ जो इस आतंकवादी हमले के पीछे हो सकता है। पहला कारण हो सकता है अमरनाथ यात्रा से पहले डर का माहौल पैदा करना। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ यात्रा में से एक है। हर साल जून-जुलाई में लाखों श्रद्धालु हिमालय के डेंजरस चोटियों को पार करके बाबा बर्फानी यानी भगवान शिव के दरबार में पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा के अंदर नेचुरल रूप से बनने वाला बर्फ का एक शिवलिंग मौजूद है जो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। पहलगांव अमरनाथ यात्रा के 2 मेन रूट में से एक का बेस कैंप है। यहीं से ही चंदवारी, शेषनाग, पंचतरनी, अमरनाथ गुफा तक का पैदल यात्रा शुरू होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस रूट के जरिए यात्रा करते हैं। वाईसारन जहां हमला हुआ है पहलगांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन कई बार ये एरिया अमरनाथ यात्रियों के लिए रुकने का एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। ये हमला शायद इसीलिए किया गया था ताकि लोगों में डर फैलाया जा सके और सरकार पर दबाव डाला जा सके ताकि ये यात्रा रोक दी जाए, जिससे टूरिज्म पे असर पड़े और कश्मीर के लोग वापस से गरीब हो जाएं। दूसरा कारण हो सकता है कश्मीर में जो आज शांति है उसे तोड़ना। पिछले कुछ समय से कश्मीर की हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। टूरिस्ट बढ़ रहा है, आम लोग शांति से रह रहे हैं और आतंकवादी और उनके आका कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो। इसलिए इस हमले से फिर से डर और हिंसा का माहौल बनाना चाहते हैं। तीसरा कारण है भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाना, क्योंकि जब किसी देश के टूरिज्म पे हमला होता है तो दुनिया भर में उसकी छवि खराब हो जाती है। ये हमला भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी ताकि विदेशों में ये दिखाया जा सके कि भारत अनसेफ है। जब किसी देश में फॉरेन टूरिस्ट पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ उस एक इंसान तक सीमित नहीं रहता है, इसका असर पूरे देश की वैश्विक छवि पर पड़ता है। मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के जरिए इस घटना को बार बार दिखाया जाता है और धीरे धीरे लोगों के अंदर उस देश को लेकर एक नेगेटिव इमेज तैयार हो जाता है कि ये देश सुरक्षित नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 2008 में हुए मुंबई हमले को ले लीजिए। उस समय जब ताज होटल और ओबराय होटल पर हमला हुआ था, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट मौजूद थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा से बचने की सलाह दी। इसका असर क्या हुआ? भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इंटरनेशनल मीडिया में भारत को एक असुरक्षित यानी अनसेफ रूप से पेश किया था और जो देश भारत में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। वो सभी लोग सोचने लगे कि उनका इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ होगा या नहीं।
ऐसे हमलों का मकसद सिर्फ जान मान की हानि नहीं होता है, बल्कि इसका एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है, उस देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाना। जब विदेशों में खबर फैलती है कि इंडिया में टूरिज्म सेफ नहीं है, तो इससे सिर्फ टूरिज्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इकोनॉमी सब कमज़ोर हो जाता है। फॉरेन मीडिया अक्सर ऐसे मामलों को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जिससे भारत की ब्रांड वैल्यू गिरती है। जैसे किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू गिर जाता है अगर उस कंपनी पे घोटाले का आरोप लग जाता है। तो कई फॉरेन स्टूडेंट्स भी इंडिया आने से डरते हैं। इसलिए इंडिया में जब भी टूरिज्म पर हमला होता है, तो इसे सिर्फ एक अपराध या आतंकी वारदात की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे भारत की छवि के खिलाफ एक राजनीतिक हमला समझना चाहिए। चौथा कारण है धार्मिक आधार पर नफरत फैलाना। हमले में टारगेट सिर्फ उन्हीं लोगों को किया गया जो हिंदू थे, जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। मतलब साफ है, आतंकवादियों का मकसद था धर्म के नाम पर कत्लेआम करना और भारत के अंदर आपसी नफरत फैलाना। पांचवा कारण है पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर जैसे संगठन की चाल। ये हमला टीआरएफ यानी रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, जो सीधे सीधे लश्कर तैयबा से जुड़ा है, और लश्कर पाकिस्तान की आईएसआई का ही मोहरा है। इसका मतलब इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है, जो किसी न किसी तरीके से हमेशा से इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं। छठा कारण हो सकता है कि भारत लगातार इंटरनेशनल मंचों पर मजबूत होता जा रहा है। G20 हो, यूएन हो और दूसरे वैश्विक मंचों पर भारत की बात सुनी जा रही है। ऐसे समय में भारत को अनस्टेबल दिखाना आईएसआई की एक राजनीतिक चाल हो सकती है। इंडिया अंदर से अनसेफ है, इसे लीडर बनाना ठीक नहीं है, यही मैसेज फैलाना इन आतंकवादियों का मकसद है। 22 अप्रैल 2025 को हमने फिर देखा, पहलगांव की हरी वादियों में आतंकवादियों ने हमारे भाइयों बहनों को छल्ली कर दिया। और ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ है। पुलवामा, उरी, पठानकोट, अब पहलगाम। पर अब बहुत हो गया, अब वक्त है जवाब देने का। लेकिन ये जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं होगा, अब लड़ाई होगी राजनीति से, दिमाग से। यहाँ मैं आपको 5 राजनीतिक तरीके बताता हूँ जिससे भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकता है, बिना एक गोली चलाए भी। पहला तरीका है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। हर इंटरनेशनल मंच पर, जैसे कि यूएन, G20, OIC में इंडिया सबूतों के साथ कह सकता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। पहले भी भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र परिषद में यानी UNSC में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है। उरी 2016 और पुलवामा 2019 जैसे आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने ठोस सबूत यूएन में पेश किए थे, जिनमें आतंकवादियों के पाकिस्तानी लिंक, ISPR की फंडिंग और LOC के पास लॉन्चिंग पैड का जिक्र था। इंडिया ने UNSC 1267 सैंक्शन कमेटी के जरिए जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को चीन की लगातार अड़चन के बाद भी एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडिया जब कभी G20 जैसे मंचों पर हिस्सा लेता है तो वो आतंकवाद को एक ग्लोबल खतरा बताकर पाकिस्तान की भूमिका की ओर ध्यान खींचता है, ताकि ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान मुद्दा ना लगे, बल्कि दुनिया इसे अपनी सुरक्षा से जोड़कर देखे। OIC के ज़्यादातर सदस्य मुस्लिम देश हैं, जिनमें से कई देश अब भारत के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिश्ते बढ़ा रहे हैं। भारत को इन देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर भावनात्मक और रक्षा के दृष्टिकोण से जोड़ना चाहिए, खास करके ये बताकर कि आतंकवादी संगठनों ने इस्लाम का नाम लेकर पूरे मुस्लिम विश्व को बदनाम किया है और पाकिस्तान ऐसे संगठनों को पनाह दे रहा है। दूसरा तरीका है मुस्लिम देशों को एक साथ लाना, खास करके अफगानिस्तान, ईरान, UAE और सऊदी अरब को। पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। तालिबान के आने से पहले अफगान सरकार हमेशा पाकिस्तान पर आरोप लगाती थी कि वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। आज भी तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच झगड़े आमने सामने रहते हैं। इंडिया इन मतभेदों को दुनिया के सामने रख सकता है। दूसरा है ईरान। ईरान भी पाकिस्तान पर हमेशा आरोप लगाता है कि वो जैश-उल-अदल जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है। 2004 की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला भी किया था, जो बहुत बड़ी खबर बनी थी। सऊदी अरब और UAE, आज ये दोनों देश भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। 2019 में UAE ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ज़ैद सम्मान दिया था, जो दिखाता है कि अब ये देश भारत के ज़्यादा करीब है। भारत इनके साथ मिलकर दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता है कि आतंकवादी इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान उन्हें बचा रहा है। तीसरा है पाकिस्तान की इमेज को खराब करना।
जब भी पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है, तब तब दुनिया भर में उसकी बहुत बदनामी हुई है और अब उसे ऐसा देश माना जाता है जो आतंकवाद को फंडिंग करता है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, ये सभी संगठन देश के छवि को देखकर ही कर्ज देते हैं। अगर पाकिस्तान पर आतंकी देश का ठप्पा लग जाए तो उसे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। विदेशी कंपनियां वहां इन्वेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो लोग कभी भी किसी भी असुरक्षित जगह पे इन्वेस्ट करना सही नहीं समझते। इसी कारण से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आज बढ़ रहा है और पाकिस्तान आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। हर जंग सिर्फ बंदूक से ही नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें रोटी से भी जीती जाती हैं। हमें ये समझना होगा कि दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ गोली ही नहीं चलानी पड़ती, कभी कभी पानी की एक धार, अनाज की एक बोरी या तेल का एक टैंकर भी वो काम कर सकता है जो बारूद नहीं कर पाता। आज पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है, लेकिन इस बार बंदूक से नहीं, भूख से। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन हमने 1916 में उसे सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से का ज़्यादातर पानी दे दिया, भाईचारे के नाम पर। आज भी 80% पानी हम पाकिस्तान में बहा देते हैं और बदले में वो देता है आतंक। अब भारत कहता है जो खून बहाएगा वो पानी नहीं पाएगा। सरकार पहले ही इस पर कोई डिसीजन लेने का सोच रही है और जैसे ही कोई डिसीजन आता है, पाकिस्तान की ज़मीन बंजर हो जाएगी, खेती सूख जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी और वहीं से भूख की असली जंग शुरू होगी। इतना ही नहीं, भारत ने पहले ही पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा छीन लिया है। अब बातें चल रही है पूरी तरह से बिजनेस बाइकआउट करने की। मतलब ना कोई दवा जाएगी, ना अनाज जाएगा और ना ही तेल या कपड़े जाएंगे। पाकिस्तान की आम जनता जो पहले से ही महंगाई से जूझ रही है, अब बाजार में दूध, दाल, आटा के लिए तरसेगी। और जब जनता भूख से बेहाल होती है तो सरकारें अंदर से टूटती चली जाती हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया गिरता जा रहा है। IMF से कर्ज लेना भी अब आसान नहीं रहा क्योंकि उन्हें भी भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान चुका पाएगा भी कि नहीं। देश में बिजली की कटौती, तेल की कमी और उद्योग बंद हो रहा है। अगर भारत पानी और व्यापार दोनों रोक दे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सांसें गिनने लगेगी। जंग अब मैदान में नहीं, दिमाग और नीति से लड़ी जाएगी। अब वक्त है उन्हें उसी भाषा में जवाब देने का जिसे वो सबसे ज्यादा समझते हैं, भूख, प्यास और तंगी। चौथा तरीका है वीजा कैंसिलेशन। जब दुश्मन बार बार हमला करता है तो दरवाजा बंद करना अक्लमंदी होती है, कमजोरी नहीं। पाकिस्तान से जो लोग भारत आते हैं उनमें से कुछ तो बिजनेसमैन होते हैं, कुछ रिश्तेदार से मिलने आते हैं और कुछ अपना इलाज कराने आते हैं क्योंकि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी सस्ता है। लेकिन इन्हीं रास्तों से पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स को भेजा करती है जो यहाँ जासूसी करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और कई बार पहलगांव जैसे हमला भी करते हैं। इसलिए इंडिया को पूरी तरह से पाकिस्तान से आ रहे लोगों का वीज़ा कैंसिलेशन कर देना चाहिए और किसी भी पाकिस्तानी को इंडिया में एंट्री नहीं देना चाहिए। पांचवा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना, यानी काउंटर नैरेटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। लेकिन भारत ऐसा करेगा कैसे? देखिए, पाकिस्तान कश्मीर को हमेशा अपनी साजिशों का शिकार बनाना चाहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम कश्मीर को इतना मजबूत और इतना आत्मनिर्भर बना दें कि पाकिस्तान की एक भी चाल वहां काम न करे। और ऐसा हम करेंगे कैसे? बहुत सीधी सी बात है। हम काम और रोजगार देंगे कश्मीरी युवाओं को। स्टार्टअप्स, स्किल ट्रेनिंग और आर्मी भर्ती के जरिए उन्हें रोजगार मिलेगा, ताकत मिलेगी। टूरिज्म को बढ़ावा देंगे जिससे गांव-गांव में लोगों को आमदनी होगी, रोजगार मिलने लगेगी, वहां शांति फैलेगी। शिक्षा से सोच बदलेंगे। स्कूलों में बच्चों को भारत का असली इतिहास, संविधान और देशभक्ति सिखाई जाएगी ताकि पाकिस्तान के झूठ उन पर असर ना करे। इससे कश्मीर के लोग खुद कहेंगे हमें बंदूक नहीं, भविष्य चाहिए। जब लोकल लोग आतंकवाद का साथ नहीं देंगे तो आतंकवाद टिकेगा ही नहीं और पाकिस्तान की सारी साजिशें खुद ही दम तोड़ देगी। यानी असली बदला गोली से नहीं, सोच से होगा। कश्मीर जितना मजबूत होगा, पाकिस्तान उतना कमजोर होगा। क्योंकि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारी आन बान और शान की है। हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को भी एक्टिव रहने की जरूरत है। रॉ यानी भारत की खुफिया एजेंसी को खास करके अपने लोगों को पाकिस्तान के अंदर भेजना चाहिए। ये लोग चुपचाप आतंकवादियों की बातें सुनेंगे, उनके प्लान लीक करेंगे और उनके ही लोगों में लड़ाई और शक पैदा करेंगे। जब आतंकवादी आपस में ही लड़ेंगे तो भारत को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत के हैकर्स ने कई बार पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइट को भी हैक किया है, जैसे कि पाकिस्तान के रेलवे वेबसाइट, पाकिस्तान आर्मी का ईमेल सर्वर और ISI से जुड़े कई पोर्टल्स। इन हैकिंग के बाद वेबसाइट पर जय हिंद और भारत माता की जय जैसे संदेश छोड़े गए थे।
रॉ ने कई बार पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को ट्रैक करके हटाया भी है, चाहे वो ड्रोन से हो या फिर उनके लोगों के जरिए। अगर पाकिस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो पाकिस्तान अंदर से ही टूटने लगेगा। आईएसआई और आतंकवादी संगठन आपस में ही उलझ जाएंगे। तो हमारे देश के सीक्रेट एजेंट्स का भी काम है कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए आतंकवाद के कमर को तोड़े। लास्ट में मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये हमला सिर्फ गोलियों से नहीं किया गया है। ये हमारे भरोसे, हमारी एकता और हमारे धर्म के खिलाफ किया गया एक सोचा समझा हमला था। अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस साजिश को समझें और एक होकर उसका जवाब दें।